मेरी माता जी को ऐसा लगा कि ये नाटक करते करते थोड़ी गुंडाई भी करने लग गया, तो निकाल लो इसको कानपुर से, यहाँ से। तालियां तो आपको मिल रही हैं और आपको लगा जो तालियां मिल रही हैं वही काम करते रहो, लेकिन इस 20 साल में गालियों के अनुभव के बारे में भी बताइएगा। नहीं, गाली नहीं दे पाया आज तक कोई मुझे। इस चीज़ को हम कहते हैं सिनेमा, वो आसानी से तो नहीं मिलती है, उसमें बहुत तकलीफ होती है। शुक्रिया उन सब दोस्तों का जो कम वक्त बहुत सारे हैं, उनकी मोहब्बत है जिसने बहुत काम आसान करा दिया, वरना पीयूष मिश्रा तुम और तुम्हारी औकात क्या थी। कोई नहीं देखेगा पंचायत को। जहां पत्रकारिता में दम नहीं होता वहां भी यही सब होता है। जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर कब न्यूज का बिग बॉसीकरण हुआ वो हमसे छुपा हुआ नहीं है। मैंने सवाल ऐसे पूछा, मुझे लगा पीट दोगे अभी। ओटीटी की फ्रीडम को सही मायने में इस्तेमाल करना आ नहीं रहा अभी। मुझे तो शक है इन लोगों पे जिन्होंने बनाया मिर्जापुर, कि ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। किस बात के महात्मा गांधी, किस महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं? सिनेमा, ओटीटी एंड थिएटर, सामाजिक सरोकार या मनोरंजन बड़ा अहम टॉपिक है और बहुत संजीदा टॉपिक है। इस टॉपिक पर मैं सबसे पहले मशहूर जर्नलिस्ट संकेत उपाध्याय साहब को मंच पर आवाज दे रहा हूं, जोरदार तालियों के साथ। जाहिर है कि वो एनडीटीवी हो या रेड माइक हो, अब उस पर एक आवाज जो बहुत ईमानदारी के साथ, जिसने अपने इस सहाफत के सफर को आगे बढ़ाया, पत्रकारिता के, टीवी पत्रकारिता के सफर को आगे बढ़ाया। जोरदार तालियों के साथ बहुत जोरदार तालियों के साथ, चाहे वो ऑयल लक्की लक्की हो या फुकरे हो, मनोरशीद चड्ढा साहब। जोरदार तालियां मनोरशीद चड्ढा साहब के लिए। कैसे हैं हैदराबाद? मेरे ख्याल से जिस तरीके का रिस्पांस है, हम लोग शायद 2-3 दिन तक ये कर सकते हैं, नहीं? आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। यहां पर जिस तरीके का आपने हम लोगों को रिसेप्शन दिया है, दिल से आभारी हैं। हम्बलिंग एक्सपीरियंस। मनु जी, फैजल भाई और हमारे अपने प्यारे अमित सियाल साहब, ये लोग लोकप्रिय हैं, लेकिन इनकी यात्रा, जब ये लोकप्रिय होने की ओर आगे बढ़ रहे थे, ये यात्रा कठिन रही है। आज जो आप लोग प्यार दे रहे हैं इनको, उसके पीछे की कहानी, और ये लोकप्रियता इनको और ज्यादा मिली है ओटीटी प्लेटफॉर्म से, जो कि अब हम सबके फोन में है, और फोन के माध्यम से आप लोग जो हैं एक रूहानी नाता बना चुके हैं हर किसी से। तो मैं सियाल साहब पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। संक्षेप में अगर आप ये बता सकें कि यात्रा आपकी शुरू कैसे हुई और ओटीटी ने आपकी यात्रा को कैसे प्रभावित किया। यात्रा मेरी कानपुर में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। आप ही लोगों की तरह था, स्कूल जाता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, आप लोगों को लगता होगा शायद। तो पढ़ाई लिखाई करने की बहुत कोशिश करी, हो नहीं पाई वो।
और और एक दिन पहुंचा मैं स्टेज पे, कोई स्कूल का नाटक था तो वो करने के लिए मुझे लिया गया, स्टेज पे पहुंचा तो जितनी तालियां आज पड़ी उस दिन भी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि यही काम कर लेना चाहिए जिसमें तालियां पड़ रही हों, गालियां ना पड़ रही हों। तो शुरू हुआ संकेत भाई स्कूल से ही, और फिर क्या है कि कुछ लौ जल जाती है अंदर, दीपक जल जाता है कि यार यही करना चाहिए, यही रास्ता ठीक है। और वहीं स्कूल में नाटक करते 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 मेरी माता जी को ऐसा लगा कि ये नाटक करते करते थोड़ी गुंडाई भी करने लग गया, तो निकाल लो इसको कानपुर से यहाँ से। क्योंकि ज़्यादा नाटक और गुंडाई के अलावा कुछ होता नहीं था कानपुर में उन दिनों। तो दिल्ली चला गया। दिल्ली गया तो वहाँ पे एक नई दुनिया दिखी। वहाँ पे थिएटर जो है वो, नाटक जो है, थिएटर जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे होता था, और बहुत अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ पे जिनके साथ आप काम कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। तो मुझे मिले बैरी जॉन, और उनके साथ मैंने 3-4 साल काम किया उनके थिएटर ग्रुप में। और वो ज़िंदगी का ऐसा आनंद था कि उससे पीछे हटा नहीं जा सकता था। और तो एक मोहर लग गई, एक ठप्पा लग गया कि यही करना है ज़िंदगी में और कुछ करना नहीं है। तो वही करते 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 धीरे धीरे ज़िंदगी आपको, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने आप ही रास्ते बनाती जाती है, अपने आप ही लेके जाती है आगे। तो जो भी हुआ उसके बाद मुझे तो अभी तक भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत मैजिकल है, कि मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप चीज़ें बनती गई, अपने आप होती गई। और आज मैं आपके सामने हूँ, बम्बई में 20 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, और होपफुली आप लोगों का मनोरंजन कर पा रहा हूँ अभी तक, आगे भी करता रहूँगा। अभी वापस आएंगे, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि तालियां तो आपको मिल रही हैं और आपको लगा जो तालियां मिल रही हैं वही काम करते रहो, लेकिन इस 20 साल में गालियों के अनुभव के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। नहीं, गाली नहीं दे पाया आज तक कोई मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब। कालीन भी कहाँ दिया था गाली यार। आप प्रहलाद चा की बात सुन लें। फैजल भाई, तुम यहाँ आ जाओ। अब बताओ अपने बारे में। मेरा नाम बद्र मुदस्सिर है और मैं बीवॉक MIT जो अभी मानू में नए कोर्स 2019 में आया है उसमें मैं रेडियोलॉजी कर रहा हूँ, और वो मेरे कुछ साथी भी वहाँ बैठे हुए हैं जो कुछ देर पहले, मेरा नाम गुड्डू है, ठीक है, घर का नाम गुड्डू है, तो लोग मुझे बोलते हैं गुड्डू पंडित। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि सर से आज मिला, और मैं बहुत दिन से सर का वेट कर रहा था कि मैं किसी बहाने से प्रहलाद चा का मिक्स में कर सकूं। सर, थैंक यू सर। इसको पता है क्या कहा जाता है? क्लास के सबसे बदमाश लड़के को क्लास मॉनिटर बनाना। प्रहलाद चा जी, प्रहलाद चा का जो कैरेक्टर है, उससे पहले आपके और हमारी इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। आपने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स निभाए हैं जिसमें लोगों ने आपको पसंद किया। गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपका जो कैरेक्टर था, लेकिन OTT के प्रहलाद चा का ये जो कैरेक्टर है, इसके बाद अभी हैदर अली बने हैं आप, पुलिस वाले, CA टॉपर में, ये जो एहसास है, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। ये बतौर यात्रा कैसी रही है आपके लिए? मुझे लगता है मज़ेदार सी रही है, क्योंकि ढेर सारा एक्शन रहा है। ये तो पार्ट रहे हैं हमारी लाइफ के, जितने साल से मैं बॉम्बे में हूँ, ये जो Day 1 से हैं हम दोनों। और जो है वो जो जिसको हम लोग पहले बहुत टफ समझते थे, आज रात में कभी कभी सोच के जो है हंसते हैं कि बताओ इतना भी क्या चाइनीज़ खाना था मिर्चे वाला उस रात। ये जो है
भूख लगी थी तो बोला गया कि भाई मिर्चाई ज़्यादा डाल दो, पानी पी लेंगे तो पेट भरा रहेगा। और उस आदमी ने, चाइनीज़ वाले ने उसको अपनी जो है डिश ही बना डाली। उसको हम लोग बोलते जहरीला चाइनीज़, कि 1 कप खाइए और आप समझ लीजिए आर पार है वो। तो अनुभव, जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तो अनुभव उस चीज़ को देख के, अब काफ़ी लोग हैं ऐसे जिनको लाइफ में और अच्छा होना चाहिए। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि वो बहुत टफ था पर बहुत अच्छा था। अब उसमें से ही कॉमेडी निकल जाती है कभी कभी सोच के कि जो है, जब उस टाइम सोच रहे थे कि दुकान पे रुके और ये कर लें कि वो कर लें, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन 2 परिवार, चलो खा ही लेते हैं, कल सुबह जो है देखा जाएगा जो होगा, है कि नहीं। अब भूख से तो बड़ा कुछ होता नहीं ना भाई। और आप लोग जैसे पढ़ रहे थे, अच्छा है, इतना एक्शन होना चाहिए आप लोग की एज में चिल्लम चिल्ली का। एक्चुअली बोरिंग बच्चों की तरह रील तो नहीं देख रहे हो, है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत तो अच्छा ही है कि चलो इतने लोग आए हैं कुछ सुनने उनने के लिए। मुझे लगा कि प्रहलाद चा, ये रील देख नहीं रहे हैं, रील बना रहे हैं। हाँ, पर ये है कि अच्छा है कि ढेर सारे लोग हैं, ऐसा बातें सुनने के लिए भी लोग आते हैं। मुझे लगता है आजकल लोग खाली म्यूज़िक सुनने के लिए जाते हैं, पंजाबी। तो पर अच्छा है, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। पर हाँ, सॉरी, मैं बात पे आता हूँ कि एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा जिस चीज़ को हम कहते हैं सिनेमा, वो आसानी से तो नहीं मिलती है, उसमें बहुत तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ का एक पैरामीटर होता है जिसमें कभी कभी कुछ लोग वापस चले जाते हैं, कुछ लोग रुके रहते हैं। हम लोग थोड़ा बैल बुद्धि के थे, मोटी चमड़ी थी कि जाएंगे तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी भी मैं सोचता हूँ कि चाहे बिरयानी बनानी पड़े, खिलाऊंगा शूटिंग वालों को ही। तो जो है ऐसा है, तो मज़ेदार सा रहा और अच्छा है कि और भी अच्छा करूँगा, मेहनत करूँगा, और ताकि और लोग हो चिल्लाएं तो ये भी सही होता है। और आप लोग भी अच्छा कीजिए, पढ़िए लिखिए, है कि नहीं। मेरे पास मनु भाई दिल्ली मनु भाई मेन आदमी है, ये मेन आदमी, हाँ नहीं मेन सभी हैं भाई। दिल्ली 6 के दरियागंज के मनु ऋषि चड्डा, मनु ऋषि बनने की यात्रा वो बताइए। मनु ऋषि, ये चड्डा कहाँ छोड़ दिया आपने? नहीं बिल्कुल साथ में ही है। मनु ऋषि काफी गंभीर हो जाता है तो चड्डा इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि दिल्ली में एक रिवाज है कि चड्डा होने का मतलब चड्डा साहब है। कोई भी हो चड्डा साहब ही बोलते हैं आपस में, दोस्तों में भी है। मैं बिरयानी की बात अभी फैजल कर रहा था तो मुझे, फैजल को पता नहीं याद हो कि नहीं, एक बार फैजल और मैं हम भूखे थे, सही में मतलब भूख लगी हुई थी, और हम सोच रहे थे कि क्या मंगवाएं। रोज वो चाउमीन जो है तीखा खा खा के थक गए थे, और वो थी जुमेरात। तो वहाँ क्या होता है कि जुमेरात को कोई ना कोई अमीर मुस्लिम बिरयानी कोरमा बांटने के लिए आता ही है। फैजल ने एक बार मुझे बोला कि मनु भाई, बाइक आपकी, बिरयानी मेरी तरफ से। मैंने कहा चलो। हमने बाइक निकाली। तब फैजल नहीं थे, फैजल में थोड़ा बहुत फिजूल कम था। तो फैजल साहब पीछे बाइक में बैठे और हम आगे बैठे, अपना पहुंचे और किसी दरगाह में ये ले गए। और वहां पीछे इन्होंने टेबल और कुर्सी लगवाई कि भाई देखो, आने वाले टाइम पे एक्टर बनना है तो पकड़े ना जाए कि बिरयानी उड़ाने आए थे। तो पीछे टेबल कुर्सी लगाई और अच्छे से सलीके से हम लोग खा के आए। फिर ये हर जुम्मेरात चलने लगा। फिर ये ढूंढा गया कि कहाँ कहाँ फ्री खाना मिलता है। तो गुरुद्वारे में गए, है ना, गुरुद्वारे में लंगर फ्री मिलता था, तो आधा घंटा सेवा भी करते थे और गुरुद्वारे में खाना भी खाते। तो एक स्ट्रगल को कहने का तात्पर्य ये है कि स्ट्रगल को हम जितना स्ट्रगल बोलेंगे उतना सामने वाले के लिए तकलीफ दे होगा। और कमाल की क्या चीज़ होती है, मुझे मेरे सीनियर हैं पीयूष मिश्रा, उन्होंने एक बात बोली कि शुक्रिया उन सब दोस्तों का जो कमबख्त ढेर सारे हैं। एक सेकंड, मैं यहां पर बीच में आना चाहता हूं। पीयूष मिश्रा की आवाज कौन सुनना चाहता है मनु ऋषि से?
बड़ी अद्भुत चीज आपको अभी सुनने वाली है, प्लीज हो जाए। हाँ, ये बात है तो सही कि आवाज थोड़ी निकलती भी है। और शुक्रिया उन सब दोस्तों का जो हम बहुत सारे हैं, और उनकी मोहब्बत है जिसने बहुत काम आसान करा दिया, वरना पीयूष मिश्रा तुम और तुम्हारी औकात क्या थी। तो पीयूष भाई हम सबके करीब रहे, तो स्ट्रगल को बहुत ही रंगीन, इमोशनली कनेक्टेड, आसान, ये सब हमारी जर्नी का एक हिस्सा बन जाते हैं। और कमाल की चीज़ ये है कि सब लोग अपने अपने घर से अकेले आते हैं और ये दोस्त बनते रहते हैं, और सब में एक ही चीज़ कॉमन होती है कि कल किसका ऑडिशन है, अगर तुझे काम मिल जाए तो देख यार, रेंट तू दे देना। तो ये एक बड़ी सुंदर स्ट्रगल की लाइफ होती है, जिसे स्ट्रगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब पैसे ना हो तो स्ट्रगल, जब पैसा हो तो तरक्की। तो खेल सारा यही है। और मेरा पुरानी दिल्ली से आना इसलिए भी संभव हुआ। ये किस लिए ताली मारी थी? पानी के लिए? अच्छा, पानी पहुंचा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ। अच्छा, मुझे लगा ऐसी मैंने कोई बात अभी की नहीं। तो पुरानी दिल्ली चांदनी चौक से एक यात्रा, एक जर्नी जो शुरू हुई, वो हुई इसलिए क्योंकि कुछ एक दोस्त ऑलरेडी वहाँ थिएटर के साथ जुड़े हुए थे, रजत कपूर, संजीव शर्मा, जिन्होंने सात उचक के एक फिल्म बनाई। तो उन लोगों के पीछे पीछे आपको लगता है कि ये एक रिवाज है, चलिए एक आर्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा भी साथ चले, और फिर अपनी एक मेहनत है, अपनी मशक्क़त है, थिएटर करना, उसकी आदत, फिर एक दिन बॉम्बे आना, बॉम्बे के लिए अपनी एक स्ट्रगल करना या जद्दोजहद में लगे रहना। सो कुल मिला के छोटे में यही कहेंगे कि आप अगर ठान लेते हैं और एक इरादा बना लेते हैं कि आपको एक्टिंग करनी है, तो आपके अंदर जो वो इच्छा है एक आर्टिस्ट की, वो अपने आप एक जादुई दुनिया बनाती है और सब संभाल लेती है। आप इसको जितना आसान समझेंगे उतनी ही ये बेहतरीन लगेगी। और अगर आपको लगा कि ये एक मिशन है तो आप बेशक चूक सकते हैं, मतलब लाइफ में। आप इसे आसान बना दें, इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। बस उसमें ये होगा कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल शायद काम ना हो, पर ये भी एक्टर की अपनी एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो यही है, बातें तो बहुत होती रहेंगी, सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। सियाल साहब वापस आप पर लौटें, और आज का ये जो टॉपिक है, हम लोग गप में इतने बिजी हो गए कि एक बार को तो मेरे दिमाग से टॉपिक ही उतर गया, लेकिन वापस लौट आए। ओटीटी की बात हो रही है, और अक्सर ये बोला जाता है या ये माना जाता है कि जो बंदिशें टीवी में या सिनेमा में थी, उससे कहीं ज़्यादा आज़ादी है ओटीटी में अपने किरदार को निभाने की, अपनी बात कहने की। मिसाल के तौर पर इनसाइड एज में जो आप स्पिन बॉलर का किरदार आपने, वो बहुत डेलिकेट इशू को हैंडल कर रहा था। आप उसमें एक अपर कास्ट प्ले करते हैं, आपकी टीम में एक लोअर कास्ट आ जाता है, आप उसको ट्रीट किस तरीके से कर रहे हैं, वो नुआंसेस भी दिखाई दे रहे हैं। क्या ओटीटी ये आज़ादी देता है कि आप समाज के ताने बाने को जैसा है वैसा प्रस्तुत करें, या फिर ये मजबूरी बन जाती है ओटीटी में कि नहीं, जबरदस्ती रियलिस्टिक दिखने के लिए गो ओवर द टॉप, 4 गाली ठूंस दो, 4 बात ऐसी बोल दो जो कि ऐसी लगे कि रियल है, पर वो रियलिटी से दूर चली गई? नहीं, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है। ये जो मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं, मतलब गाली गलौज वाला, लेकिन देखिए क्या है ना कि एक है सच्चाई, एक है अपनी सच्चाई। अब मेरी सच्चाई ये है कि मुझे वो शो मिला और मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं इस जगह से भाग जाऊंगा, कुछ हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय फ्रस्ट्रेशन, आंगस्ट, दुनिया मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ चल नहीं रहा है, फिर आपको सडनली एक ऐसा किरदार मिलता है जो बिल्कुल जैसा आप अभी महसूस कर रहे हैं ज़िंदगी में, वैसा वो भी कर रहा है। तो मैंने जब उस किरदार को अप्रोच किया था, तो मैंने ये अप्रोच किया था कि मैं अमित शाह कैसे इस तरीके की सिनेरियो को हैंडल करेगा।
तो पर्सनली मैंने कभी नहीं सोचा कि ये ऊपर की जाति का है, वो नीचे की जाति का है। मैं ले रहा था मजे। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप कभी कभी क्या है कि आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए जब जो आप कर रहे हो, उसके मजे लेने चाहिए। क्योंकि ज्यादा आप सोचते हो ना तो उसमें फिर, जैसे आपने जो सवाल पूछा ना, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं वो करते हुए। तो मुझे जो भी लिखा था मेरे लिए, जो भी करना था, मैंने वो किया। तो एक सीन भी है उसमें जिसके अंदर कि मैं पहली बार उसका वो लिफ्ट में इंटरव्यू लेता हूँ कि, है ना, वो डायलॉग है कि दोगे नहीं इंट्रोडक्शन। तो तो मेरे दिमाग ना, मेरे डायरेक्टर ने कभी कुछ बोला ऐसा, ना मेरे राइटर ने कभी कुछ ऐसा बोला कि ऐसे सोच के करो, वैसे सोच के करो। पॉइंट यह है कि ओटीटी जब आया था, जैसे इनसाइड एज तो पहली शुरुआत थी। ओटीटी आज़ादी तो देता है, लेकिन ऐसी भी आज़ादी नहीं देता है जो कि ऐसी चीज कर दी हो आपने जो पहले कभी फिल्मों में नहीं हो चुकी हो या कोई देख नहीं चुका हो। ये कहानियां पहले ही बन चुकी हैं, एक्चुअली ज्यादा हार्ड हिटिंग बन चुकी हैं इनसाइड एज से, है ना। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कुछ कि ओटीटी ज्यादा आज़ादी देता है या उस आज़ादी का किसी ने फायदा उठाया कि नहीं उठाया। लोग फायदा उठाते भी हैं, कुछ लोग अपने को पकड़ के भी रखते हैं। वैसे ही फिल्मों में होता था, फिर वो सेंसर आ गए, फिर उस तरीके से फिल्में बनने लग गई। तो मुझे लेकिन पर्सनली इस बारे में ऐसा लगता है कि आप जब भी कुछ कहानी कहें, तो जैसे मेरा भी किरदार था देवेंद्र मिश्रा का, जो अगर आप कुछ कहानी कह रहे हैं तो वो जेन्युइनली कहिए, गिमिकली उसको मत समझाइए कहानी में। तो क्या आप गिमिक करते हैं ना तो वो अपने आप ही पकड़ा जाता है वो। और मुझे नहीं लगता कि इनसाइड एज में इतना कुछ ज्यादा गिमिक था, स्पेशली देवेंद्र मिश्रा के किरदार में वो था ही वैसा। अगर आप उसको वैसा नहीं बनाएंगे तो अगर आपने पूरा सीजन देखा, 3rd सीजन तक, तो वो आर्ची नहीं बन पाएगा वो उसके कैरेक्टर को। तो आई थिंक वो गिमिक के लिए नहीं था, वो था ही ऐसा वो। नहीं, वो जो मैं पूछना चाहता था वो प्योरली फॉर गिमिक वाली बात नहीं। एक तो आज़ादी और कहाँ जा कर के आप अपनी आज़ादी की जिम्मेदारी समझते हैं और कहाँ वो आपके सृजन से टकराने लगती है, एक तो वो चीज़ थी। उसका जवाब तो आपने दे दिया। लेकिन फैजल भाई, ये सवाल, और ख़ास तौर से जो द वायरल फीवर की प्रोडक्शंस होती हैं, उनको एक कंपैरिजन की तरह बाकी प्रोडक्शंस से देखा जाता है। मिसाल के तौर पर पंचायत, बहुत ही खूबसूरत सेटिंग एक गांव की, और गांव के जो कैरेक्टर्स हैं उनके नुआंसेस, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ कितने कॉम्प्लेक्स वो कैरेक्टर्स हैं, वो दिखाने की कोशिश बिना एक गाली का शब्द इस्तेमाल किए। ठीक है, अब ये भी अपने आप में एक नुआंस है, जिम्मेदारी समझते हुए। आपका वो सीन, यहाँ शायद सब रोए होंगे जब आप रोए थे, तो कहाँ आप कोई चीज दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, उसको अच्छे से समझते हुए दिखा रहे हैं, या योर कमर्शियल इंटरेस्ट टेक ओवर। देखिए, ये भी तो सच्चाई है, आप एक कमर्शियल चीज बना रहे हैं और उस चक्कर में आप क्या है कि आप शायद उस गांव की रूह में नहीं घुसे, लेकिन आपने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है गांव है, एक डायलॉग है, वो पढ़ डाला, पर उसमें रूह नहीं है। ये है मेरा सवाल। वो क्या है कि अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे जिस शो से आपने किया रिलेट, अगर एक प्लेटफॉर्म या इंडिया का 60% कंटेंट वैसा बनेगा तो कोई नहीं देखेगा पंचायत को भी। वेरिएशन बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में। अगर मैं सुबह से लेके रात तक, जैसे वापस से एक बड़ा पुराना सा मजाक है फिर से कर देता हूँ कि 15 साल जब लोगों को टीवी दिखाया तो एक ही जैसा था ना। वो आप जिस चैनल को खोलिए वो एक ही जैसा है, इसीलिए उसका वो उसने क्या किया कि उन्होंने सबको बताया दुनिया में जाके कि ये एक जैसा कंटेंट सब चैनल पे बनाओ, सेम टाइम पे चलाओ, जिसमें 5 औरतें, एक बहू सब मर्डर का प्लान कर रही हैं, 10-15 साल दिखाओ और ये चलेगा एक जैसा। तो अब कोई नहीं देखता उसे। लड़कियां लोग भी थक गए ना देख देख के, औरतें घर की, कि भाई बस करो, इसमें कोई काम वाम नहीं है क्या इन लोगों के पास। और इन सारे शो में एक कॉमन चीज़ है, मर्द कोई काम नहीं करता है, वो भी घर में रहता है। ये औरतें हमेशा तैयार रहती हैं, कोई नागिन बन जाती है, कोई ये हो जाता है। और उसका यूनिकनेस कब था? जब एक शो चला था केबीसी के बाद, जिसे हम कहते थे कहीं किसी रोज, क्योंकि सास भी कभी बहुत, ये 3 शो जब चले थे, उसका यूनिकनेस था। अब इसीलिए क्या होता है भाई कि एक जैसी चीजें अगर स्टैटिक हो जाएंगी तो ऑडियंस जो है वो ढूंढ के देखती ही है, वो चाहती है कुछ और देखने के लिए।
वो कुछ और देखते देखते बेचारे जितने मेल लोग थे वो जाके न्यूज़ चैनल देखने लगे एंटरटेनमेंट के नाम पे। आपको ये बात पता नहीं चला, ये बात सच है। उनको कुछ मिल नहीं रहा था, वो घर से बाहर निकल रहे थे, कहें भाई बीवी वहाँ टीवी देख रही है, मैं न्यूज़ चैनल देख लेता हूँ। 9 बजे टीवी छिनना ही छिनना है। तो वो हो गया। उसके बाद अब बीच में ये दुनिया शुरू हुई जिसे हम इंटरनेट और OTT कहते हैं। तो फर्स्ट ब्रेक में उसने लैप कर लिया। उसको लैप करने के लिए जो कंटेंट मेकर्स उन्होंने एक स्टेप आगे जाके उसको पुश करना शुरू किया कि चलो ये करेंगे तो वहाँ पे आएगा। क्योंकि घर में तो वही देख रहा है ना वो, कि वो 4 औरतें बैठ के बता रही लड्डू बना, परसों बनेगा, लौकी बनी, नहीं होगा। वो आपके मेंटल स्टेट को डम डाउन कर डाला उन्होंने। उनको ये लग रहा था कि 7 सीन का एक एपिसोड बनाएंगे, ये लोग हफ्ते से 5 दिन देखेंगे, संडे उसका रिपीट टेलीकास्ट देखेंगी, तो और मंडे से फिर शुरू हो जाएगा वो। तो एक जैसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। कहीं पे एक्स है तो कहीं वाई रहेगा ही रहेगा। हम जब पुरानी फिल्मों की बात करते हैं कि वो बड़ी अच्छी होती थी, राम तेरी गंगा मैली भी एक जो ना फिल्म बनाई गई थी। उस टाइम पे पब्लिक मुझे बताती, लोग पागल हो रहे थे। अब किस लिए हो रहे थे मैं भी क्या बताऊं। बट वो ये था, किसी ने, और इतने बड़े मेकर ने किया था वो, जिनका नाम पे कितनी ढेर सारी फिल्में हैं, तो उन्हें कुछ किया था ना गिमिक करने के लिए, चलो एक छक्का मैं भी मार के दिखाता हूँ। तो ये होता रहेगा, ये अच्छा, ये कंट्रोलेबल है। पहले आपको पहले 4-5 साल में जो चीज़ें हो रही थी, अब देखिए बहुत कंट्रोल में सब हो रहा है। लोग एक स्टेप आगे बढ़ते ही हैं। और रही बात गाली गलौज की, वो हमारे आपकी दुनिया में हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं कि हम लोग की जिंदगी में है ये। आप घर से बाहर निकले 2 आदमी गाली बक रहे होंगे किसी दूसरे को, पर यह है कि ये होना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, ये बात था। नहीं, मैं इससे एक लेवल और आगे जाता हूँ। क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ। अगर वो एक समाज में एक चीज हो रही है और आप बोलें कि नहीं भाई वो पूरी 100% पवित्र सीरीज ही बनाऊंगा मैं, इसमें कोई नहीं। मेरा ये कहना है कि बहुत फूहड़ ढंग से उसकी डिलीवरी और उसका इंट्रोडक्शन, जहां नहीं भी जरूरत है वहां इम्पैक्ट के लिए 4 किलो छोंक दो। वो ये बात मनु भाई ने बहुत पहले बात कही थी, जहां कहानी में दम नहीं होता वहां लोग यही सब कर लेते। बिल्कुल, कहानी में दम होना चाहिए। तो वो सब चीजें वो बात करने की। पर मेरा जहां पत्रकारिता में दम नहीं होता वहां भी यही सब होता है। जोर से चिल्लाने लगते हैं। मनु भाई देखिए, हर चीज का एक एवोल्यूशन हमने इस देश में देखा है। मिसाल के तौर पर टीवी सीरियल्स दूरदर्शन के ज़माने के, जिसको देख करके लोग बोलते हैं कि क्या बढ़िया एक फ्लो हुआ करता था और किस तरीके से, मतलब अच्छे से तमीज़ से स्ट्रक्चर बनाया बुनियाद जैसे सीरियल में। फिर 90s आते आते, बिफोर द एडवेंट ऑफ डिजिटल टीवी, जुनून या और सब प्रोग्राम, और उसके बाद तो इन्होंने सन 2000 के बाद के टीवी सीरियल का उल्लेख कर ही दिया है। उसके बाद फिर अब जैसा भी आ रहा है, जो भी, ये चीज़ हमने न्यूज़ में भी होते हुए देखी है। एक समय था जब न्यूज़ जो है वो समझ में आता था कि न्यूज़ हो रही है। फिर कब न्यूज़ का बिग बॉसीकरण हुआ वो हमसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब दर्शकों के सामने एक ऑप्शन है कि या तो वो न्यूज़ का बिग बॉस देख लें या फिर वो यूट्यूब पे आकर के हम जैसी नाचीज़ों को देख लें, और देख रहे हैं। ठीक है, दोनों लोग एग्जिस्ट करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या OTT प्लेटफॉर्म्स उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर वो भी क्या दिन थे से बहुत ही अपने गर्त में पहुंच गया, और अब इससे अब इवॉल्व हो रहा है कि सब तरीके की चीजें परोस के रखी हुई हैं OTT में? देखिए, OTT में सबसे पहले तो एक फ्रीडम नाम की चीज़ जो राइटर के पास है, जो फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि उसको सिर्फ सच ही बोलना है, उसको अपनी सोच को व्यक्त करना है। वो तो OTT ने दे दिया है कि OTT एक ऐसा। इससे पहले मनु भाई आगे बोले, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो, मनु भाई जितने काबिल एक्टर हैं उससे ज़्यादा काबिल राइटर भी हैं। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। तो OTT ने एक सोच के लेवल पर फ्रीडम दे दी है कि आप जो करिए वो अगर हमें कन्विंसिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, यानी कि हमें का मतलब जो OTT प्लेटफॉर्म में क्रिएटिव टीम्स होती हैं, मार्केटिंग टीम भी होती है, तो हम उसको उस तरीके से पेश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि OTT इज़ नो मोर अ फैमिली थिंग नाउ। आप एक फ़ोन पर अपना कंटेंट देखते हैं, आप अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे अपना कंटेंट देखते हैं। पहले हम चाहे फैज़ल ने बोला कि टीवी का एक ऐसा दौर आया
वो दौर का जो भी मायने हम निकाले, लेकिन क्या एग्रेशन था उसके अंदर, क्या मीडियम बनाया था टीवी को। बहुत बड़े बड़े शोज जो बहुत अच्छे थे, हम लोग से लेके बुनियाद से लेके, उन्होंने उस एग्रेशन को कभी देखा नहीं था, जिसको हम कहेंगे कि सेंस ऑफ मार्केटिंग थी, बिजनेस था, स्टारडम था एक्टर्स के पास, एक बोरियत थी, इसलिए वो खत्म भी हो रहा है धीरे धीरे। और ओटीटी उसके सपोर्ट में आ भी गया, क्योंकि लोगों को जो नशा है देखने का वो भी मिल रहा है, अब लोग चॉइसेस भी बना सकते हैं। लेकिन अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं उसका 5% भी निकल के नहीं आ रहा। हम जो एंजॉय करें, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर चले जाएं ओटीटी के, तो हमको लगता है कि यार अभी हमें वहाँ बहुत समय लगेगा पहुँचने में, और धीरे धीरे फ्रीडम भी जा रही है, अभी बहुत कुछ पॉलिटिकल, एक राइटर अपनी जर्नी से, अपने ट्रैवल से, अपनी सोच से लेकर आता है, लिखना चाहता है, लेकिन वो शायद चैनल्स में या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में बोल रहा है कि अब नहीं ये। और फिर भेड़ चाल वाली बात है, तो कहीं ना कहीं ओटीटी में ये कमी भी है। ओटीटी में ये कमी भी है कि एक मिर्ज़ापुर बना, उसके बाद आप गिन लीजिए, मुझे नहीं ध्यान, लेकिन मुझे पोस्टर्स देख देख के एयरपोर्ट के पास ज़रूर दिखता था, ये भी एक मिर्ज़ापुर है, वो भी एक मिर्ज़ापुर है, वो भी एक मिर्ज़ापुर है। इतने शोज आए गैंगस्टर के, जिन्होंने यूपी को, पता नहीं यूपी के पास कभी कोई लेखक रहे, कभी कोई कवि रहे या नहीं रहे। तो ओटीटी ने गंद भी मचाया है। ओटीटी हमको पहचान दे रहा है एज एन एक्टर, एक राइटर को फ्रीडम दे रहा है, लेकिन जिसके पास छोटी सोच है और वो उसको बड़ा बम्बैया तरीके से बेचना चाहता है, उनको भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं मिर्ज़ापुर का हिस्सा हूँ, अमित सियाल भी मिर्ज़ापुर का हिस्सा है। गालियों पर हमको बार बार, हम जब भी ऑडियंस के सामने आते हैं, हमें ये बोला जाता है, हम अपने शो को बचाने की कोशिश भी करते हैं कि गाली तो हम वास्तविकता में देते हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत भी है। तो ओटीटी की फ्रीडम को सही मायने में इस्तेमाल करना आ नहीं रहा अभी। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आ नहीं रहा है अभी इसको। अमित सियाल साहब, ये मिर्जापुर में सब लोग मर क्यों जाते हैं? अरे इसके बारे में तो मैं पहले रोकूंगा और पहले एक बात बोलूँगा। मैं मिर्ज़ापुर में आईजी कर रहा हूँ, और आईजी जो है वो कभी सीएम जो हैं घुमा रही हैं, कभी अब जो हैं त्रिपाठी भैया घुमाएंगे, कुछ ऐसा खेल होगा। मैं अपने डायरेक्टर को बोलता हूँ कि भैया प्लीज़ हमको मिर्ज़ापुर में मार दो, अगर हम मर गए तो अमर हो जाएंगे। मौर्य अमर हो गया, मुन्ना अमर हो गया, अब ये आईजी दुबे भी अमर कर दो। तो सियाल साहब का जवाब, वो इससे पहले कि आप जवाब दें उसमें, अब क्योंकि क्या आप क्या बोलूं सर, हाँ, क्यों? मुझे तो शक है इन लोगों पे जिन्होंने बनाया मिर्ज़ापुर, कि ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए मार दिया उन्होंने मुझे तो कोई कारण ही नहीं समझ में आता था कि क्यों मारा है उन्होंने। ये तो कह रहे हैं आप अमर हो गए मरने के बाद। ये इनकी चाल है, ये अमर होना चाहते हैं खुद। अच्छा, दोनों ही पुलिस की नौकरी में है ना? हाँ, बट लेकिन वो पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो क्या सोचा, क्या नहीं किया, बट क्योंकि इनसाइड एज में भी पहले सीजन में मारा था इन्होंने मुझे, फिर जिंदा कर दिया था दूसरे में, तो मुझे लगा शायद तीसरे में कर देंगे जिंदा, बट नहीं हो पाया वो। अमित सियाल पैसे ज्यादा मांग लेता है ना। नहीं, अब जैसे अमित जी आप यूपी से हैं, आपका वास्ता, फैजल भाई का वास्ता यूपी से है, मुझे ये बात बताइए, क्या मिर्जापुर ऐसे ही है? ये किस तरीके की मिर्जापुर की प्रस्तुति है जिसमें ढाएं 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 गोली चल रही है, कट्टा चल रहा है? ये आपको क्या लगा ये असली मिर्जापुर में बनाया इन्होंने? तो नाम क्यों रखा भाई? मिर्जापुर तो सर कॉमन नाम है ना, हो ही सकता है मिर्जापुर। अमित कितने लोगों के नाम है? अरे पीयूष मिश्रा के मैनेजर का नाम राहुल गांधी है। क्या वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? हाँ, वो उनसे पूछा जाएगा। सॉरी, आप कुछ कह रहे? तो अब सर देखो क्या है कि किसने क्या रिसर्च करी जाके, कौन सा मिर्जापुर देख के आया। मैंने तो कभी पूछा भी नहीं कि कौन से मिर्जापुर पे कहानी बनाए हो तुम। जो भी मिर्जापुर पे कहानी बना रहे, हमको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसमें? सर क्या है ना, हम लोग क्या, मैं पर्सनली ना बहुत कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को इंटेलेक्चुअलाइज ना करूँ। ये एंटरटेनमेंट का बिजनेस है,
इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा इंटेलिजेंसिया मिलेगा आपको तो मुश्किल है। ये हम लोग सब यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए बैठे हैं। और तो जिस मिर्ज़ापुर की कहानी आप लोगों ने देखी है वो मिर्ज़ापुर वही है जो देखी है आपने। जो असली वाला है वो नकली है। वैसे भी क्या हो रहा है, मैं तो बहुत ही इसको थोड़ा इंटेलेक्चुअल वो देता हूँ, कभी कभी मैं दे देता हूँ। आपको करना ही चाहिए सर, आप करना ही चाहिए। अभी हो क्या रहा है, अमेज़न एक अमेरिकन कंपनी है। अब यहाँ बहुत से जर्नलिज्म के स्टूडेंट भी होंगे, देखो कुछ माल मिले तो उस पर रिसर्च करना, ये मेरा सोचना है। एक अमेरिकन कंपनी है, चाइना फंड कर रहा है, हिंदुस्तान के हीरो हैं महात्मा गांधी, अहिंसावादी, हिंसा के नाम, एक यूएन में एक हम प्रोडक्ट की तरह भी जाने जाते हैं। तो अब उन शोज का चयन करो जो बिजनेस भी थे, ड्रामेटिकली बहुत कुछ क्रिएट भी करें, लेकिन शायद कोशिश ये भी है कि महात्मा गांधी के नाम को भी थोड़ा सा हल्का कर दें। मनु भाई, यहाँ तो मैं अमित जी की बात से एग्री करता हूँ। क्या इससे पहले ये सब सिनेमा में नहीं हो रहा था? हो रहा सब लोग आरती सर, उतार रहे थे सिनेमा हो रहा में? था। शुक्रवार को, इससे पहले भी सर, था। शुक्रवार को फिल्म लगती थी, हिंदी फिल्म लगती थी, घरों में देखी जाती थी, बाहर देखी जाती थी। ओटीटी था, इंटरनेशनल थिंग, ये पूरी दुनिया में जा रहा है। इसका एक लेटर जब यूएन में जाएगा ना, किस मुल्क की बात कर रहे हैं? आपके यहाँ तो मिर्जापुर बनता है। आप मिर्जापुर को बनाने से मना कर पाए? आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? मिर्जापुर कितना बड़ा प्रोडक्ट है आपका। जो हिंसा दिखाई जाती है उस हिंसा से आप प्रभावित हुए हैं, आपका यूथ प्रभावित हुआ है। किस बात के महात्मा गांधी, किस महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं? जब वहां जाता है सर, हम लोग ही इस पे क्योंकि जब मैं जो लिखना चाह रहा था, मेरी कहानियां रोती थी, मैं रोता था कि यार ये तो बात बात पे गोली चला रहे हैं, बात बात पे गुंडैया दिखा रहे हैं। और मेरी कहानी में तो मैं चाहता था कि कोई रो पड़े या हंस पड़े। जिनको स्लाइस ऑफ लाइफ कहते हैं, क्या उनको कभी दिखा पाएंगे? क्या उन कहानियों को हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इतना डर भी बनाया ऐसे शोज ने। लेकिन हम वो भी देख रहे हैं कि एक राइटर का अपना, मैं खुद राइटर हूं, हम एग्जैजरेट भी करते। तो वो मिर्जापुर जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो कतई मिर्जापुर वो नहीं है। लेकिन ये वो मिर्जापुर है, हाँ। ये वो मिर्जापुर है जिसे सब लोग देखना चाहते हैं। हम लोगों ने, मेरे फादर ने जाने से पहले ऐसी बात करते करते बोला, कहते हैं यार आटे में दौड़ होती थी, गेहूं पिसवाने जाते थे, मोटा आटा जिसको कहते हैं हम लाते थे, रोटी खाते थे, सेहतमंद रहते थे। कहते हैं अब आटा अलग भाव बिकता है, उसकी थोड़ा अलग भाव बिकती है ओट्स के नाम पे। तो ये जो मिर्जापुर है, क्या आपका मिर्जापुर इंटरेस्टिंग है? नहीं है सर। रॉबर्ट डी नीरो ने बहुत ऑडिशन दिए गॉडफादर के लिए, मार्लन ब्रांडो वाले रोल के लिए बहुत दिए, इतने दिए कि कुछ 3 महीने तक ऑडिशन चलते रहे। और जब वो कपोला के पास गए कि यार तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया और तुमने ब्रांडो को ले लिया, क्या मैं अच्छा नहीं था? तो कपोला ने कहा तुम बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि ब्रांडो भी अच्छा नहीं था। कहते तो फिर लिया क्यों नहीं? कहते क्योंकि तुम इंटरेस्टिंग नहीं थे। मिर्जापुर को सिर्फ आप जानेंगे। कारपेट का धंधा बढ़ गया सर मिर्जापुर में इनकी वजह से। और वहां अगर कट्टे नहीं बनते थे तो लोगों ने घरों में कट्टों की फैक्ट्री खोल ली, रोजगार मिलना शुरू हो गया, आपको शायद पता नहीं है। तो एक मिर्जापुर क्रिएट हो गया है। हाँ। मतलब अलग ही मिर्जापुर क्रिएट हो गया। ये जो अभी अमित भाई ने बात बोली, बहुत इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करता हूं मैं इसको ले करके, क्योंकि इन्होंने मिमिक्री की तो मेरे अंदर भी जग रही है। तो उत्पल दत्त साहब, उनसे जब सवाल पूछा गया बहुत पहले अबाउट थिएटर, तो उन्होंने, उनकी गजब की अंग्रेजी थी, है ना? तो उन्होंने बोला, आई हैव ऑलवेज यूज्ड इट एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड आई हैव यूज्ड इट लाइक दैट, बट द प्रॉब्लम इज दैट these days theater is being intellectualized all over the world, and this disease is catching up in this country as well, and I think it's a bloody waste of time. ये उनके शब्द थे थिएटर के लिए, कि आपने इतना इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया कि अब कोई देखना ही नहीं चाह रहा। 4-5 लोग देख रहे हैं, वही आपस में यस वेरी नाइस दैट नुआंस, जनता तो आ ही नहीं रही है, तो क्या दिखा रहे हैं आप? तो आपको लगता है यही चीज, यही लॉजिक जो है वो ओटीटी में भी होता है? और इसी से जुड़ा हुआ, इसी से मैं जक्सटपोज कर रहा हूं आपकी सीरीज पंचायत,
इट इज एज रियल एज अ रियल विलेज, और फिर भी लोग देख रहे हैं। ये तो अजीब सी स्थिति है। स्थिति नहीं सर, क्या है कि रियलिटी आपकी सीरीज में कैसे बिक रही है और यहाँ वो इतनी अलग कैसे हो जाती है? देखिए, एक ऑडियंस जो है ना, जिसको, लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हम लोग को जब जो है अपग्रेड किया गया ना कंटेंट दिखा के, तो हम लोग को बहुत अच्छा दिखा। हमने जो है बुनियाद देखा, हमने जो है नसरुद्दीन देखा, हमने जो है क्या नाम से रामायण महाभारत देखा, हमने ऑफिस देखा, हमने मतलब जब हम चलते जा रहे थे, कल ही मैंने वापस से दिल से फिल्म देखी, वापस से। मुझे लगता है ऑस्कर जीतने वाली फिल्म है वो आज की डेट में, अगर जो भी कहना चाहिए। तो वो एक ऑडियंस है जो आपको, आप जहाँ पे हैं, और जैसे उस साल, अगर हम उस टाइम 10 साल के थे, तो आज हम लोग 40-45 साल। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है, जो हम कंटेंट बना रहे हैं, उस चीज़ को सोच के ये बना रहे हैं। ये तो नहीं बनाने जा रहे हैं कि ऐसी चीज़ कि ये खुद ही लिखें और जो है डर जाएं। तो एज वाइज, डिपार्टमेंट वाइज जो स्ट्रक्चर होता गया, उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी कहानियाँ कह रहे हैं। इसी बीच में सब कुछ चल ही रहा था कि आधा कंट्री जो है वो पैन इंडिया फिल्म बना रहा है, और उससे बचा हुआ कंट्री इंडिया पाकिस्तान का फिल्म बना रहा है। उसी बीच में एक फिल्म आती है, लापता लेडीज़। पब्लिक जाती है और ढूंढ के देखती है उसे। तो उस चीज़ को मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर कोई चीज़ अच्छी बनी है तो लोग जाएंगे, उसे ढूंढ के देखेंगे। ये इस प्लेटफॉर्म, ये इस मीडियम का स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ दो तरीके का होता है, बैड स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ। गुड स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि आप जाएंगे, लोगों ने देखी, महाराजा देखी कि नहीं देखी, महाराजा देखी, ढूंढ के देखी, जा के देख रहे हैं। पर वही कह रहे हैं, जो मेकर जो है ना, डिसीजन मेकर और ऑडियंस, बहुत बड़ा सा गैप है भाई। वो 10 आदमी बना रहे हैं, 10 करोड़ लोग देख रहे हैं। वो 10 आदमी 10 करोड़ का डिसीजन ले रहे हैं, वो रॉन्ग है। वो हम वहाँ की बात कर रहे हैं। ऑल अबाउट कन्विक्शन। ठीक है। अब एक, मैं यहाँ पे फिल्म बनती है, उसका नाम नहीं लूंगा, पर नाम वैसे बता दूंगा। एक हीरो एक फिल्म में 1800 लोगों को मारता है, उसको ब्लेड भी नहीं लगता है। अनबिलीवेबल फिल्म है वो, KGF। अब वो 14 बार तो एंट्री है, और जब हॉल में जाके देखा तो पब्लिक भी पागलों की तरह देख रही है। वो हर बार एंट्री कर रहा है, वो मतलब बात ही नहीं हो पा रही इससे भाई ठीक से। तो वो भी तो अजीब सी चीज़ है ना सर, मतलब कि, और वो जो बना रहे हैं उनको पता है कि ये तो पब्लिक देखने आएगी। तो वो जो आप समझ लीजिए कि जो ऑडियंस जो देख रही है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, पर जो बना रहा है वो अपने माइंडसेट से बना रहा है। उसे लग रहा है कि बॉस, मैं ये फिल्म बनाऊंगा, 1000 करोड़ रुपए लगाऊंगा और ये लोग देखने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसके पास एक PPT पहुंची हुई है। सब चीज़ के पीछे एक PPT होती है, जो कोई ना कोई बनाता है, बोलता है कि बॉस डिज्नी की फिल्म चलाओ, बच्चा घर में जाके रोएगा, अपने बाप को परेशान करेगा, अपनी माँ को लेकर 4 आदमी पिक्चर देखने आएंगे। इसमें हीरो हीरोइन कभी मरेंगे नहीं, 14 हीरो 15 विलन, चलता रहेगा जीवन भर, इसमें कोई कहानी नहीं है। तो एक चीज़ वही बन रही है। एक चीज़ आपको मैंने बताई कि लापता लेडीज़ बने, दुनिया में सब चलता रहेगा सर। ये एंडलेस है, क्योंकि हम अगर ये सोचेंगे कि हम एक साथ सबको बदल जाएं, जब मतलब जैसे एक आपको एग्जांपल आता, CID जैसा शो जो है वो नहीं चल रहा था, पता है आपको, उसको डे में लगाया गया। सोचिए डे में कौन खाली होगा, मर्द लोग जो बैठे हुए हैं, उन्होंने CID सावधान इंडिया देखना शुरू किया। उस वजह से उसकी आई रेटिंग तब जो है CID बनने लगा। वरना आपने देखा है क्या चल रहा है, रघु क्या कहते, देवा दरवाजा तोड़ो, ऐसा कोई होता है क्या पुलिस वाला को? नहीं होता ना। तो हर एक चीज का अपना अपना ऑडियंस है, वो उसे जा के ढूंढ के देख रहा है, और उससे लेता जा रहा है, और उसको अच्छा लग रहा है वो, और उससे देखा जा रहा है। लोग तो ऐसी फिल्म देखते हैं। मैंने तो काफी वैसी फिल्म देखी सर जिसे कोई नहीं देखने जा रहा है, मतलब कि जिसमें नहीं होती चक्रु तेरा जाल, वो वाली। हम हिमेश रेशमैया की फिल्म भी देखने गए थे और पूरे समर्पित भाव से, क्योंकि उसमें इरफान खान भी थे और 4 लोग थे हम देखने तो गए सर। तो यहाँ मेरा कहना मतलब, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, उन्होंने ऐसा तो नहीं लगता उन्होंने खाली पंचायती देखा है। उन्होंने शायद कुछ जो है ब्रेकिंग बैड भी देखा होगा, किसी ने X देखा होगा, किसी ने Y। अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से सब देख रहे हैं। तो वो फाइट है सर, वो क्योंकि बनाने वाला जो है ना, उसका कभी कभी होता है डिसीजन। कुछ लोग 3-4, जैसे डिज्नी, मुझे आज तक नहीं समझ में आया उनका फिल्म। मैंने कहा मैं तो जाता नहीं देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत फ्रॉड है। वो उसमें मर ही नहीं रहा है थानोस। मैं एक बार अपना टाइम वेस्ट करके देख चुका हूँ, वो मर नहीं रहा है। और कहानी में किसी एक को मरना पड़ेगा दोस्त, अगर एक्शन है कि नहीं। हीरो को जिंदा ना हीरो मर रहा है ना हीरोइन मर रही है,
वो जिंदा हो रहे हैं, वो पैसे मेरे खर्चा हो रहे हैं 2-3 हज़ार रुपए। तो कोई एंडलेस है ना वो सर। तो वो है, वो बनाने वाले की है, देखिए जैसा ऊपर वाला चाहे। हमारे पास 8 मिनट और हैं, तो वेरी स्ट्रिक्टली 2 या 3 सवाल ऑडियंस से लेते हैं। आप बताइए आप किससे पूछना चाहते हैं? 1 सेकेंड, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं तय करूंगा। हाँ, ये सफेद टी शर्ट में भाई साहब, उठिए, जोर से बोलिएगा क्योंकि माइक नहीं है आपके पास। गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये जानना है कि पंचायत सीजन में, सीजन 3 में जो बांस का सीन आया था वो किसका डिसीजन था? ने सवाल ऐसे पूछा, मुझे लगा पीट दोगे अभी। तुम यहाँ कैसे? पंचायत, हाँ बांस वाला जो हथियार, मेन हथियार है पंचायत में, हथियार पंचायत में था बांस वाला सीन। हाँ, कहाँ से आया था उस डिसीजन, बताइए। कहाँ से आया था? खेत से। आइडिया कहाँ से आया था कि हाँ ऐसे बांस लेके जाएंगे गांव की तरफ? राइटर बाबू, राइटर लिखता है ना। हेलो हेलो भाई भाई जी। बांस का आइडिया कहाँ से आता है? नहीं, वो स्पेशल था ना गांव में वो। और कुछ नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब तीनों सेक्शन से एक सवाल यहां से हो गया, एक इधर से लेना पड़ेगा। यहां देखें, नहीं, 1 सेकेंड, मैं चाहता हूं कुछ महिलाएं सवाल पूछें। कोई? जी बिल्कुल, माइक पहुंचाइए। हेलो सर। मेरा मेरा सवाल जो है ना प्रहलाद चचा से है कि वो सीए टॉपर में स्टील की प्लेट क्यों लेकर चले जाते थे? वो क्या है कि उसमें कुछ चीज़ें चली गई, तो उसमें आइडिया उन्होंने जब लिखा था कि जितनी बार भी वो जहाँ जाएगा दुकान पे उनके कुछ ना कुछ सामान लेके आएगा। तो टोटल 7 बार मैंने किया। एक बार प्लेट लाया, एक बार वहाँ पे वो था लाफिंग बुद्धा वो लिया, कभी प्लेट उठा ले, तो हर बार कुछ ना कुछ उस दुकान से लेके जाता हूँ और थाने में ले जाके रख देता हूँ। उस उठाने की कहानी ऐसी थी कि कुछ दिन बाद थाने में जाए तो ऐसा लगता है कि वो मिठाई वाली दुकान यहाँ हो गई शिफ्ट। तो सब सामान उसका ले आता, कप प्लेट चम्मच वम्मच सब रखे हुए हैं। तो वैसा था, तो आइडिया उन्होंने, पुनीत भाई ने लिखा था। अब मैं उनसे कहूँगा कि उसको चेंज करके पेपर वाला प्लेट पे करें और आपकी बात को माना जाएगा। अगले सीजन के लिए आइडिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस तरफ से एक सवाल। जी थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी। सवाल आपका किससे? मनुष्य ऋषि चड्ढा से और अमित सियाल सर से। अच्छा, वो फिल्म थी फंस गए रे ओबामा। काफ़ी अच्छी एक ये स्टेटमेंट था मंदी पे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे। तो मुझे लग रहा है कि अमित सियाल सर का थोड़ा सा पहले कुछ फिल्मों में से वो है, तो उस फिल्म के बनने में आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताएं प्लीज़। यार मेरा तो यही है, केमिस्ट्री इसलिए थी क्योंकि हम तो दोनों खाली थे उस समय और बरिस्ता पे चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, वहाँ डायरेक्टर साहब आते थे और हम लोग किस्से कहानियां उनको सुनाते थे, उन्होंने हम दोनों को पास कर लिया वहाँ इससे ज़्यादा। और पैसे भी दोनों के एक ही एग्रीमेंट में बने थे। जो पैसे मिले थे उसमें मनु ऋषि चड्ढा एंड अमित सियाल और 51,000 हमको मिले थे, 51,000 इनको मिले थे। मैंने बोला था इसको 1 लाख दे दो, इसका वाला रोल मुझे दे दो यार। हाँ, वो दिया नहीं सुभाष कपूर ने, लेकिन उसके बाद मुझे कोई रोल नहीं दिया। तो ये केमिस्ट्री यार, वो क्या होता है कि कभी कभी जो राइटर होता है, जो खुद ही डायरेक्टर थे, वो लिखते ही इस तरीके से हैं कि यार ये दोनों दोस्त हैं, इनको ले रहे हैं हम, तो इनके भी प्लस माइनस पॉइंट्स लिख दो। हाँ जी, अरे इसीलिए तो मैंने पैसे ज्यादा दे के रोल मांगा था भाई, मिला ही नहीं मेरे को। और तब से ये सुभाष कपूर को पैसे देता जा रहा है और रोल लेता जा रहा है।
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, एक सेकंड, ऐसे नहीं। आज मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा हूं। अब अगला सवाल उसको मिलेगा जो सबसे ज्यादा शोर मचाएगा। एक सेकंड। ये शोर मचा था, भाई- किसी ने चूंटी काट ली थी। सर सवाल नहीं है मेरा, प्रहलाद जी से एक गुजारिश है कि इम्तहान का भूत जो कविता है आपका, प्लीज सुना दे सबको तो अच्छा रहेगा प्लीज। मैंने आज सुबह ही देखी, अद्भुत। भाई वो मेरी कविता नहीं है, कितनी और की थी। मैं टीचर्स डे में टिप के आ गया था कई साल पहले। अरे वैसे ही है कि हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने क्या इजाद था, वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उसे लिख कर उसे फिर सोचना। टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, दिन रात किताबों के पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। अमित सियाल, फैजल मलिक और मनु ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया हैदराबाद, शुक्रिया। मोहन भाई आइए। अब जाहिर है कि बड़ी अहम गुफ्तगू, हम ये चाहते हैं कि मैं नवनीत सर से और अशोक सर से भी इल्तिजा है कि सर आप प्लीज बेटा प्लीज अशोक सर को जगह दीजिए, और नवनीत सोनी सर बेटा सर को जगह दो, सर को आइए अशोक सर। अब जाहिर है कवि सम्मेलन और मुशायरा,